हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी के ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है उनको प्रिपेयर करने के लिए, उनको बहुत अच्छा करने के लिए हम लेके आए हैं विजेता बैच, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा ज्योग्राफी के ऐसे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे जो एग्जाम में आपके मोस्टली आते रहते हैं। ठीक है, और इसी श्रृंखला में हम क्योटो प्रोटोकॉल से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरह से ये लागू हुआ, क्या इसमें प्रावधान थे और इससे क्या फायदा हुआ, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका पर्यावरण भूगोल का ये जो टॉपिक है वो रहने वाला है। दूसरी चीज इसमें मैं बता दूं, ये जो क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, है ना। रिकॉर्डेड आपको ये क्लासेस प्राप्त होगी। डेली की आपकी एक या दो क्लासेस, मिनिमम एक क्लासेस आपकी आएगी, और जिस दिन से दो दो क्लासेस आने लगी फिर कंटिन्यू आपकी दो दो क्लासेस ये प्रारंभ रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ते रहिए, साथ बने रहे, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों को भी शेयर करते रहे। तो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, ठीक है, और क्यों ये लाया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया आपके जो वायुमंडल है उसमें CO2 की जो मात्रा बढ़ी, उस मात्रा को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। अब CO2 की जो मात्रा बढ़ी तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा था। CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस है, और उस ग्रीन हाउस गैस का ये मतलब है कि वह सूर्य से आने वाले प्रकाश को तो आने देती है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाले पार्थिव विकिरण को वापस जाने नहीं देती, जिस वजह से पृथ्वी का जो ओवरऑल टेम्परेचर है उसमें आपकी वृद्धि हो रही थी, और उस वृद्धि होने की वजह से आपके जलवायु परिवर्तन हो रहा था। इस वजह से हमने CO2 की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए आपके क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, और इस विचारधारा को जीरो से हम अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि ये क्लास हम चालू करें, उस आप सभी को बता दूं कि पाथ फाइंडर की जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस, आपके जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं जैसे नेट जेआरएफ का और वो हुआ, उन सब में हमने बहुत अच्छी या महा बचत ऑफर कर दिया। मात्र आपके 2100 रुपये में ये क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। उसके अलावा जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आपके मात्र 999 में अवेलेबल है। ज्योग्राफी की चाहे आप यूपी पीजीटी का दो, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता वाला दो, आप चाहे नेट जेआरएफ की रिकॉर्डेड क्लासेस ले हो, या फिर आप MPPGT हो, KVS हो, NVS हो, जो भी आपके एग्जाम होती है वो सारे रिकॉर्डेड बैच है, वो मात्र आपके 999 में अवेलेबल है। इनमें आपको क्या क्या मिलेगा, इनमें आपको मिलेगी क्लास, क्लास के साथ PDF, बोर्ड PDF, है ना, नोट्स PDF, टेस्ट उस टॉपिक की, सिलेबस वाइज सारी क्लासेस अरेंज मिलेगी, टेस्ट PDF और आपके टेस्ट सॉल्यूशन। जैसे अगर आप माने कि यही आ गया आपकी क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, तो जो सिलेबस होगा उसमें पर्यावरण भूगोल में होगा ये, है ना। तो पर्यावरण भूगोल में आपकी ये पूरा चैप्टर समझाया हुआ होगा, उसकी क्लास होगी। ठीक है, पर्यावरण में जाओगे फिर आपके क्योटो प्रोटोकॉल नाम से क्लास रहेगी, फिर उसकी PDF भी मिलेगी जो अभी अपन पढ़ेंगे, नोट्स PDF मिलेगी, टेस्ट मिलेगा उससे रिलेटेड, टेस्ट PDF और टेस्ट का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल रहेंगे। तो वहीं पे आपको पूरा जो डिटेल एनालिसिस है वो वहां पर हो जाएगा टॉपिक का। इसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन हमारे सेंटर से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके 22 सितंबर से नए बैच है वो प्रारंभ हम कर रहे हैं। ऑफलाइन बैच जून 2026 नेट जेआरएफ के लिए आप सभी है वो आ सकते हैं हमारे सेंटर, और यहाँ से आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल पर। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब आया। क्योटो एक शहर है ना। कहाँ का शहर है ये, जापान का। इस जापान के शहर में सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में आपकी ये
क्योटो प्रोटोकॉल आया। अब यहाँ पे इसके क्योटो के आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसका नाम है प्रोटोकॉल। एक होता है कन्वेंशन। आपने दो शब्द सुने होंगे, कई बार आप पढ़ते हो प्रोटोकॉल और कई बार आप पढ़ते हो कन्वेंशन। कन्वेंशन है वो सहमति है कि हाँ मुझे ये करना है ना। जैसे दो चार दोस्त मिले और बैठे और बोले कि यार आज आज से अपन क्या करेंगे, आज से 4 घंटे अपन पढ़ेंगे, तो वो एक सहमति है। लेकिन अगर प्रोटोकॉल आ गया तो इसका मतलब वो बाध्यकारी है, अगर नहीं करा तो जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जहां पे शब्द आ गया क्योटो प्रोटोकॉल, यानी जो भी नियम शर्तें लागू हुई वो बाध्यकारी है, सभी को ये मानना पड़ेगा। और अगर किसी के आगे कन्वेंशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सलाहकार रूप में वो एक सहमति है कि आप कर लो तो अच्छा रहेगा। तो ये अंतर आप ध्यान में रखना। तो एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, किसका समझौता है, यूएनएफसीसी का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका पूरा नाम है। जो अंतरराष्ट्रीय रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी सहमति देश है उनको क्या करता है, प्रतिबद्ध करता है। ठीक है, 11 दिसंबर 1997 को ये अपनाया गया जापान के क्योटो शहर में। ठीक है, और इसमें कटौती के जो प्रयास है या फिर ये प्रोटोकॉल लागू कब से हुआ, वो हुआ 16 फरवरी 2005 से ये लागू हुआ। इसमें भी एक घटना है। अब आप सोचो 1997 में हुआ था और 2005 में लागू हुआ, बीच में 7 साल का अंतर आया। और ये 7 साल का अंतर क्यों आया ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, इसको अपन बाद में जानेंगे। इस प्रोटोकॉल के लिए जो नियम या रूपरेखा जो बनी वो 2001 के कन्वेंशन में बनाई गई या कोप में बनाई गई, जिसे जो कहां पे हुआ, मराकेश में हुआ था। मराकेश कहां का शहर है, मोरक्को का शहर है। ठीक है, तो इस कारण इसको मराकेश कन्वेंशन या मराकेश अकॉर्ड या समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। मराकेश अकॉर्ड के नाम से भी अगर हम बोले तो उसमें भी CO2 को ही कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल के नियम इसमें तय हुए थे। तो इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी ये मिली कि क्योटो प्रोटोकॉल है बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC के द्वारा लाया गया है। UNFCCC की तीसरी मीटिंग जो 1997 में क्योटो जापान में हुई, वहां ये आया, जिस कारण हम इसे क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये लागू 2005 में हुआ। ठीक है, 7 साल लगे इसे लागू होने में। साथ ही साथ इसमें कौन से नियम कायदे होंगे वो 2001 में मराकेश में हुए COP7 में तय किए गए, और ये मराकेश समझौते के नाम से भी इसे जाना जाता है। मराकेश है वो मोरक्को में आपका स्थित है। ठीक है, इसके बाद ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक नियम ये सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम और सिद्धांत का मतलब है, नाम ये है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, समान परंतु विभेदनकारी जिम्मेदारियां। ठीक है, समान तो है, समान किस चीज में है, इसका अगर अपन पूरा डिटेल से जाने कि समान परंतु विभेदी जिम्मेदारियां, तो यानी समान तो है, किस रूप में समान है कि सभी देशों को ये प्रयास करना है कि CO2 का जो उत्सर्जन है वो बढ़े नहीं ज्यादा। लेकिन विभेदनकारी जिम्मेदारियां क्यों, अगर CO2 का उत्सर्जन है, ये आपको समझना है, CO2 का उत्सर्जन क्यों होता है, फैक्ट्रियों से, उत्पादन से। और ये उत्पादन और फैक्ट्रियां सीधे सीधे किससे निर्भर है, विकास से। जो अफ्रीका के गरीब देश हैं, जो एशिया के गरीब देश, उन्होंने तो अभी तक विकास किया ही नहीं, उन्होंने तो फैक्ट्रियां लगाई नहीं। तो वो CO2 का उत्सर्जन अगर हम उन पर भी बाध्यकारी कर दें कि आप भी CO2 का उत्सर्जन नहीं करोगे, आपको भी कटौती करनी है, तो वो तो पहले से ही गरीब है, वो कभी विकसित भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसमें यह करा गया कि समान जिम्मेदारी है, सबको प्रयास ये करना है कि CO2 का उत्सर्जन कम से कम हो।
लेकिन विभेदीकरण क्या है? विभेदीकरण ये है कि जो विकसित देश है, जिन्हों जो 100-200 सालों से CO2 का उत्सर्जन करते आ रहे हैं, जो CO2 का उत्सर्जन करके जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां चलाई हैं, जो विकसित हो चुके, उनको ज्यादा कमी करनी है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो उनको ज्यादा CO2 की कमी करनी है। और उनको ये भी प्रयास करना है कि जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, वो अगर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं जिससे CO2 का उत्सर्जन हो रहा है, तो वो उसमें सहायता करे कि वो उत्सर्जन उस मात्रा में ना हो। इसलिए अलग अलग देशों की जिम्मेदारियां भी क्या है? अलग अलग। इसलिए यहां पर विभेदी जिम्मेदारी है, परंतु साझा क्या है? साझा ये है कि हमें CO2 का उत्सर्जन कम करना है। सबका ये प्रयास होना चाहिए कि CO2 का उत्सर्जन कम हो, परंतु उस प्रयास में सबसे अधिक जिम्मेदारी किसकी है? विकसित देशों की है। विकासशील देशों की जिम्मेदारी थोड़ी कम है। ये बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सिद्धांत पे ये लागू होता है। और क्योटो प्रोटोकॉल है, उसके जो नियम है उनको पूरा करने के लक्ष्य है वो 2 चरणों में हुए। प्रथम चरण है वह आपके 2008 से 2012 तक चला, ठीक है। उसके बाद में 2013 से 2020 तक आपका क्योटो प्रोटोकॉल के चरण है वो हमें देखने को मिले, ठीक है। अब क्योटो प्रोटोकॉल लाया क्यों गया, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी कि क्योटो प्रोटोकॉल आया, इन चीजों को अपन समझ लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आया हरित ग्रह प्रभाव वाले सिद्धांत से। हरित ग्रह प्रभाव एक सिद्धांत है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, हरित गैसेज। ये क्या करती है? ये ग्रीन हाउस बना देती है। ग्रीन हाउस यानी कांच का घर, गाड़ी जानते हो ना वैसे। तो जैसे ये अपनी अर्थ है और ये वातावरण में जाके फैल जाती है। अब सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो तो आ जाती है आसानी से, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली पार्थिव विकिरण को ये कैसे जाने नहीं देती, जिस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर समान बना रहता है। लेकिन अगर इन गैसों की मात्रा पृथ्वी में तेजी से बढ़ जाए तो फिर पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और अगर हम देखें कि औद्योगिक क्रांति आने से पहले पृथ्वी के टेम्परेचर में और आज के टेम्परेचर में परिवर्तन आया, और परिवर्तन क्या है? वो टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। उस तापमान के बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन जैसी परिघटनाएं देखने को मिल रही है। बर्फ पिघल रही है, रेगिस्तानी क्षेत्र सूखे होते जा रहे हैं, जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है वो ज्यादा वर्षा हो रही है वहां पे, ठीक है। तो एक विकट जलवायु परिस्थितियां भी हमें देखने को मिल रही है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें 2-3 गैसें प्रमुख है, जैसे हालांकि 6 गैस होती है ये, जैसे जलवाष्प, जैसे CO2, जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसें इसमें प्रमुख होती है। 6 ग्रीन हाउस गैसेस प्रमुख है। लेकिन जैसे जलवाष्प हुआ, तो जलवाष्प तो पहले भी था, आज भी था। जलवाष्प की मात्रा को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद से अगर किसी गैस की मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ी है तो वो किसकी बढ़ी है? CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ी है, और वो मानव के द्वारा ही बढ़ी है। तो CO2 की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए हमने क्योटो प्रोटोकॉल लाया, जिससे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो किसी भी सूरत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़े। कब से? औद्योगिक क्रांति से पहले। जब औद्योगिक क्रांति थी उससे लेकर आज तक 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़े। अगर हम CO2 की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो इस टेम्परेचर में निश्चित वृद्धि हो जाएगी, और ऐसा माना जाता है कि अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वृद्धि हो गई तो हमें एक अलग ही जलवायु परिघटनाओं का सामना करना पड़ेगा। ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र और भी ज्यादा शुष्क हो जाएंगे, जिन क्षेत्रों में आज कृषि हो रही है वहां कृषि नहीं होगी क्योंकि पानी समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम 2 डिग्री से ज्यादा नहीं लेके जाते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब CO2 की मात्रा को हमें कंट्रोल करना है, तो इसलिए हम ये लेके आए। अगर हम देखें CO2 की मात्रा, तो CO2 का स्तर है वो 350 ppm तक हम मानते हैं कि ये सही है, पार्ट पर मिलियन। ppm का मतलब क्या है? पार्ट पर मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख में से एक, है ना। तो 2017 के बाद से अगर हम देखें तो इसका स्तर 400 से ऊपर बना हुआ है।
तो लेवल बढ़ा ही बढ़ा है। अगर आप देखो 2025 में, जो मई 2025 में रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कितना है, 429 पहुंच गया है ये। और आप 26-27 तक जाते जाते 450 भी चला जाएगा पार्ट पर मिलियन। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट या प्रयास बढ़ोतरी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ रहा है, इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब ये सारी घटनाएं हुई, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आपकी शीत युद्ध होना प्रारंभ हुआ, और उसी समय सबने ये ध्यान दिया कि हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति, इन सब की होड़ में हमने पर्यावरण पे तो ध्यान ही नहीं दिया, और पर्यावरण का धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का असर हमें देखने को मिला, जो वैश्विक तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। और तापमान का अध्ययन करने पर हमें पता चला कि औद्योगिक क्रांति के पहले का आधार अगर हम बनाए जाए तो हम यूरोप, अमेरिका और एशियाई देशों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन है वो बढ़ा है। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में सबसे प्रमुख कौन सी है, आपके CO2। इन सारी चीजों को देखते हुए 1972 में यूनाइटेड नेशन ने सम्मेलन बुलाया प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए, जिसको हम नाम जानते हैं किस नाम से, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई, और इसमें हमने UNEP गठित किया। UNEP का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट पर्यावरण कार्यक्रम। इस चीज को हमने क्या किया, गठन किया, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 1972 स्टॉकहोम में हमने इसको बनाया। इसको बनाने के बाद इस संगठन के सदस्य देशों ने यह प्रयास किया, यह सहमति बनी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास ये है कि किसी भी सूरत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े, वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और कब से, औद्योगिक क्रांति से। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, और आगे बढ़े तब ये जलवायु परिवर्तन किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इसको जानने के लिए हमने IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया। यानी बहुत सारी सरकारों ने मिलकर अपने अपने वैज्ञानिकों को इसमें जमा किया, और क्लाइमेट चेंज पर होने वाले अध्ययन को जांचने और उससे उसकी एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब गठित होता है, 1988 में IPCC गठित होता है। और IPCC की अब तक 6 रिपोर्ट आ चुकी है। कितनी रिपोर्ट आई है, 6 रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। तो ये पहली रिपोर्ट आई 1988 में, इसका गठन हुआ, और पहली रिपोर्ट आई जलवायु परिवर्तन पर। और पहली रिपोर्ट आने के बाद इस रिपोर्ट पर अध्ययन करने के लिए हमने 1992 में, ठीक है, रियो सम्मेलन बुलाया। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में रियो सम्मेलन बुलाया, जिसे हम अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं, अर्थ समिट के रूप में भी जानते हैं, 1992 में, ठीक है, IPCC की रिपोर्ट पर। और IPCC की रिपोर्ट कब आई थी, 1988 में, तो उसे गठित किया गया, रिपोर्ट 1990 में आई थी। तो ये भी लिख देते हैं, 1990 में रिपोर्ट आई। चलो ये सारा काम हमने कर लिया, ठीक है। आप क्रोनोलॉजी समझोगे ना अच्छे से, तो 1972 से हम इस पे काम करना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर 1992 में जब हमने रियो सम्मेलन बुलाया,
सीसी की रिपोर्ट पर 1992 में एक हमने क्या बुलाया, रियो सम्मेलन बुलाया। इसको एजेंडा 21 भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारा हमने बुलाया। इस पूरे प्रोग्राम में हमने 3 संस्थाओं का गठन किया। हालांकि इसका एक और औपचारिक नाम है जिसको अपन यूएनसीईडी भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका एक और नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें 3 संस्थाओं या 3 चीजों का हमने गठन किया, यूएन एफ सी सी सी, सीबीडी और यूएन सी सी डी। ठीक है, 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों के बारे में जान लो। यूएनएफसीसीसी, इसका काम है जलवायु परिवर्तन पर कार्य करना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये काम करेगा किस पर, जलवायु परिवर्तन पर। सीबीडी कन्वेंशनल और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधताओं पर कार्य करेगा, ये जितने भी जीव जंतु पक्षी ये है उन पर काम करेगा, वनस्पतियों इन पर। यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी जो मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, मरुस्थलों का जो विस्तार हो रहा है उसको रोकने के लिए आपके यूएनसीसीडी है वो कार्य करेगा। तो ये 3 चीजें हुई। ठीक है, अब इन 3 चीजों पर कार्य करते हुए अब इन 2 को अपन भूल जाते हैं, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल को किससे संबंधित है, यूएनएफसीसीसी से संबंधित है। तो यूएनएफसीसीसी इसकी मीटिंग होती है, और इसकी मीटिंग है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, कोप के नाम से जानते हैं। और ये बोला गया कि कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होगी यूएनएफसीसीसी को लेकर, वो हर साल होगी, प्रत्येक वर्ष होगी। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष होती है, लेकिन कब से, कॉप 1 है वो 1995 से प्रारंभ हुआ, और कहां पर, बॉन शहर में, जर्मनी के बॉन शहर में इसका प्रारंभ हुआ। सॉरी बर्लिन में। ठीक है, फिर उसके बाद में हम चले आते हैं सीधा कॉप 3 पर, जो 1997 में होता है, और यहां पर आपके आता है क्योटो, क्योटो में होता है, और इसी को अपन बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। यहीं पर आपकी CO2 को कम करने पर ध्यान दिया जाता है, यहीं पे सहमति बनती है CBDR की, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, यहीं पर आपके CO2 को कम करने का प्रावधान किया जाता है। समझे या नहीं समझे, ये चीज है। जब ये क्योटो प्रोटोकॉल आया 1995 में, तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये बोला गया कि दुनिया में जितने देश हैं उसके 55 देश प्लस CO2 का उत्सर्जन 100% हो रहा है टोटल, तो इतने देश साइन करने चाहिए कि 55% उत्सर्जन हो जाए। पचपन देश साइन करें, और 55% उत्सर्जन करने वाले देश जब साइन कर देंगे तब क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा। पर यहीं पर एक समस्या आ गई, और समस्या क्या आ गई, जैसे अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने इस पर साइन नहीं करे, क्योंकि विकसित देश अगर साइन करते हैं तो आपको पता है कि फिर उत्सर्जन में कम, उनके उत्पादन में कमी लानी पड़ेगी, और उत्पादन में कमी आएगी तो विकास उनका कम हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने साइन नहीं किया, और जब उन्होंने साइन नहीं किया तो क्योटो प्रोटोकॉल लागू नहीं हुआ। ठीक है, जब 2005 में इन्होंने इस पर साइन किया तब जाके आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो लागू हुआ। ये कारण है कि क्योटो प्रोटोकॉल आपका 2005 में जाकर लागू हुआ।
ठीक है। तो कोप 3 में 1997 में जापान के शहर में ये हुआ, सीबीडीआर पर ये आधारित है। ये सारी चीजें मैंने समझाएगी। अब इस सीबीडीआर में या कोप में जितने भी देश हैं, सीबीडीआर कॉमन बट डिफरेंसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो कैसे डिसाइड करोगे? जितने भी देश हैं दुनिया के, उनको 3 भागों में बांटा गया। अनुसूची 1 वाले देश, अनुसूची 1 वाले जो देश है वो विकसित देश है, जो स्टार्टिंग से CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिनपे औद्योगिक क्रांति आई है, जिन्होंने बहुत अच्छा उत्पादन किया है। तो उन देशों के लिए ये बोला गया कि देखो ऐसे इधर आ जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा, 1990 एक आधार वर्ष हम लेंगे, 2012 तक आप जाओगे। हालांकि पहले 2007 था, पर क्योंकि ये 2005 में लागू ही हुआ, इसलिए इसको बढ़ाकर 2012 कर दिया गया था। तो हम मानते हैं कि 2012 तक आप जाओगे। तो अगर आप 1990 में 100% CO2 का उत्सर्जन कर रहे थे, तो उन 2012 तक आपके CO2 का उत्सर्जन 5.2 की कमी करनी थी, तो 94.8% ही रहना चाहिए, कमी हो जानी चाहिए। और कितनी कमी हो जानी चाहिए? 5.2% की कमी हो जानी चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से कमी दिखानी थी CO2 उत्सर्जन में, चाहे आप अपना उत्पादन कम करो या एक टेक्नोलॉजी डेवलप करो जिससे CO2 का उत्सर्जन कम हो, लेकिन ओवरऑल CO2 की मात्रा में क्या हो जानी चाहिए? कमी। और कितनी? 5.2%। कब से? 1990 में जितना था, उस 1990 का 5.2% कम हो जाना चाहिए। ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1992 में OECD के जो समूह है वो इसमें आए, जिसमें आपके बाल्टिक देश, रशियन फेडरेशन, यूरोपियन देश, ये प्रमुख देश इसमें आए, USA, ये सारे। ये मैंने बताया 1990 में 100 टन उत्सर्जन था, तो 2012 में 94.8 टन ही बचना चाहिए, ठीक है, 5.2। फिर अनुसूची 2, अनुसूची 2 में वे विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र शामिल थे जिन्हें उत्सर्जन कम करने के प्रयास करने थे। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करने, ठीक है। और इनको तकनीकी और वित्तीय सहायता विकसित देश देंगे। फिर आते हैं आपके कौन से देश? गैर अनुसूची राष्ट्र, जिसमें जैसे भारत शामिल है, क्योंकि इन्होंने तो डेवलपमेंट ही नहीं किया था, तो आप इन पर प्रतिबंध लगा नहीं सकते, तो इनकी कोई जिम्मेदारी ज्यादा बनती नहीं है, कर ले तो अच्छा बात है। भारत सहित अन्य विकासशील राष्ट्रों को गैर अनुसूची राष्ट्र माना जिन पर उत्सर्जन कम करने की बाध्यता नहीं थी, लेकिन इन देशों को उत्सर्जन कम करने के प्रयास करने थे। तो 3 देश माने, एक तरह के देश ऐसे जो अनुसूची 1 में होंगे, उन्हें निश्चित रूप से कम करना है और 1990 का 5.2% कम करना है, ठीक है। दूसरे देश जिन्हें उत्सर्जन कम करने के प्रयास करने और सीरियस प्रयास करने। तीसरे देश गैर अनुसूची देश, भारत जैसे देश, उनके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, प्रयास करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये 3 तरह से हमने इनको बांटा, ठीक है। लागू होने की शर्त मैंने आपको बताई दी, 55 देश कम से कम साइन करें और उत्सर्जन करने वाले 55% हो जाए, तब ये लागू होगा। लेकिन इस पे आपको पता है रूस, ऑस्ट्रेलिया और इन्होंने इस पे साइन नहीं किया था, तो धीरे धीरे ये प्रोटोकॉल आगे नहीं बढ़ पाया। 2005 में इन्होंने साइन करा, तो फिर ये प्रोटोकॉल लागू हुआ। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल में 3 तरह की उत्सर्जन प्रणालियां भी शामिल होती है। इनको अपन बोलते हैं, एक होता है उत्सर्जन व्यापार, दूसरा होता है संयुक्त क्रियान्वयन, और एक होता है स्वच्छ विकास प्रणाली। ये 3 शब्द इंपोर्टेंट है, और ये तीनों शब्द किससे जुड़े हुए हैं? क्योटो प्रोटोकॉल से ही जुड़े हुए हैं, CO2 से ही जुड़े हुए हैं। उत्सर्जन व्यापार क्या होता है? इसमें AAU ये आता है, असाइंड अमाउंट यूनिट, है ना। 2 विकसित राष्ट्र उत्सर्जन व्यापार का क्या, उत्सर्जन 2 विकसित राष्ट्र है वो इसका व्यापार करते हैं उत्सर्जन का।
विकसित राष्ट्रों को क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर एएयू असाइन निर्धारित की गई विकसित देश मिलकर इन यूनिट्स को खरीद और बेच सकते हैं। ऐसे समझो कि सब देशों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है कि 5.2 कम करना है, तो इतना इतना एएयू आपको दे दिया गया। अब अमेरिका है, मान लेते हैं अमेरिका को यूनिट 5.2 ही कम करना है, तो 5.2 यूनिट मान लेते हैं। रूस है, उसको भी 5.2 ही कम करना है, उसकी भी 5.2 यूनिट मान लेते हैं। अमेरिका ने CO2 का 5.2% है वो कम कर दिया, तो उसने 5.2 से भी ज्यादा कर दिया, ऐसे मान लेते हैं 8% कम कर दिया। तो इसको कितनी यूनिट मिली? 8 यूनिट मिली। जितनी जरूरत थी इसको उससे ज्यादा इसने कर लिया। रूस है वो रह गया कितना? 3 पर ही। अब इसको कितनी चाहिए? 2.2 चाहिए। तो ये क्या करेगा कि अमेरिका से ये 2.2 खरीद लेगा। अब इससे क्या फायदा हुआ? अमेरिका को प्रोत्साहन मिला कि अगर मैं ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी फैक्ट्रियां लगाऊंगा जिससे CO2 का उत्सर्जन कम होगा, तो मैं उससे भी पैसे बना सकता हूं। समझे या नहीं समझे? तो एक देश में ना सही तो दूसरे देश में CO2 का उत्सर्जन तो ओवरऑल पूरे विश्व में तो कम हो रहा है, और बाध्यकारी तो सबके लिए है। आप ये एयू कहीं से भी लाओ, ठीक है, चाहे आप खुद से करो नहीं तो किसी को पैसे देके। और रूस है वो हतोत्साहित तो हुआ। क्यों? क्योंकि उसने वैसी टेक्नोलॉजी नहीं ली जिससे 5.2% कम कर पाए। तो इसका मतलब अब क्या हुआ? उसको कहीं से खरीदना पड़ेगा तो पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो ऐसे सोचेगा यार इसको पैसे दिए, इससे अच्छा तो मैं ही नई फैक्ट्री या नया टेक्नोलॉजी लगा लेता। समझे या नहीं समझे? तो ये जो यूनिट है वो है एएयू, असाइंड अमाउंट यूनिट। फिर आता है संयुक्त क्रियान्वयन। संयुक्त क्रियान्वयन क्या होता है? इसमें अनुसूची 1 के जो 2 राष्ट्र है वो दोनों राष्ट्र मिलकर एक तीसरे देश में यानी विकासशील देश में परियोजना लगाएंगे और वहां परियोजना लगाकर उसको उसके CO2 उत्सर्जन को कम करने में सहायता करेंगे। ठीक है, तो संयुक्त क्रियान्वयन संयुक्त परियोजनाओं को लगाने में नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा जिससे कुल उत्सर्जन में कमी आए और एक देश दूसरे देश की ERU उत्सर्जन न्यूनीकरण इकाई का प्रयोग कर सके। तीसरा आ जाता है स्वच्छ विकास प्रणाली। ये स्वच्छ विकास प्रणाली क्या है? ये जो प्रणाली है इस प्रणाली में विकसित और विकासशील देश दोनों आपस में समझौता कर लिए। विकसित देश ऐसे बोल रहा है कोई बात नहीं, आपको फैक्ट्री लगानी है लेकिन मैं आपको टेक्नोलॉजी दे दूंगा। मैं टेक्नोलॉजी दूंगा तो उसके बदले आपकी जितनी CO2 की मात्रा कम होगी वो मेरे खाते में ऐड हो जाएगी, या फिर मेरे पास अगर एक्स्ट्रा होगी तो मैं इसे बाहर बेच भी सकता हूं। जिस देश ने प्रयास नहीं करे वो खरीद लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि विकसित और विकासशील देशों के बीच एक समझौता किया गया और आर्टिकल 12 के मुताबिक विकासशील देश ऐसी परियोजनाएं स्थापित की जाएगी जो ग्रीन तकनीक पर आधारित हो जिससे CO2 उत्सर्जन कम हो। और ऐसी तकनीक से कंपनी अगर आप बनाओगे, सही इकाइयां लगाओगे तो उस कंपनी को क्या मिलेगा? CER, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस आपको मिलेगा कि हाँ अगर ये टेक्नोलॉजी मैं नहीं लगाता तो इतना CO2 उत्सर्जन होता जैसे 100 टन होता, और मेरी फैक्ट्री या मेरी टेक्नोलॉजी लगाने के बाद 80 टन ही हो रहा है, तो मुझे CER मिलेगा कितने का? 20 टन का। समझे या नहीं समझे? फिर इस 20 टन की कमी तो मैंने करी है ना, तो मैं इसको कहीं भी बेच सकता हूं, किसी भी देश को जरूरत हो तो बेच सकता हूं। और इसको बेचने के लिए हमने क्या बनाया? अंतरराष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज बनाया जहां पे CER प्रमाण पत्रों को बेचा जाता है। ठीक है, तो वहां हमने अंतरराष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज है वो बनाया। ये सारी चीजें हमने की और भारत में भी चल रहा है सेबी के द्वारा MCH चल रहा है, वो भी कार्बन ट्रेडिंग की एक प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के अधीन बनाया गया एक आयोग है। ठीक है, तो ये 3 प्रणालियां हमने बनाई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे और सारी चीजें आयोजित होती है जो कोप से ही रिलेटेड है, और कोप 8 है वो भारत में 2002 में आयोजित हुआ था। तो आई होप आप सबको
क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से समझ में आया होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें भी अच्छे समझ में आई होगी। इस क्लास में, इस मुहिम में कुछ और सुधार करना है तो अपने सुझाव है मुझे देते रहे। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, उपशमन क्या होता है? जलवायु परिवर्तन में होने से रोकना। और अनुकूलन क्या है? जो चीजें परिवर्तित हो चुकी उससे सामंजस्य बिठाना। ठीक है, जैसे हो चुका ना, जैसे एक तो उपशमन क्या हुआ, एक्सीडेंट नहीं हो, इससे रोकना। और अनुकूलन क्या, एक्सीडेंट हो गया, अब कैसे ना जैसे इसको बचा ले। ठीक है, तो ये अंतर है। और फिर से बता देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो अगर आप लाइव क्लासेस लेते हो तो मात्र 2100 रुपये में अवेलेबल है। और आप किसी भी एग्जाम की भारत में जो जिसमें आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट आते हो उस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मात्र 999 में रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होगी। कहाँ पे मिलेगी? पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पे, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दूसरा, ऑफलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन क्लास से आप मिल सकते हैं हमारे से। 22 सितंबर से आपकी नेट जेआरएफ के न्यू बैच है वो स्टार्ट। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर 7339998354 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।